महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 20 तारीख को मतदान है और 23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। इस बार के चुनाव में जैसे कि हम सभी को पता है, दो गठबंधन एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। एक तरफ है महायुति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी शामिल है। तो वहीं उनके सामने है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक तीसरे और एक ऐसे गठबंधन के बारे में बताना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने आप को ताकतवर बनाए रखने की और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को इन चेक रखने की या अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम इस तरह के एनालिसिस लगातार करते रहते हैं। बहरहाल मूल मुद्दे पर उठते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दो गठबंधन के बारे में तो हमें पता ही है, महाविकास आघाड़ी और महायुति। एक जो तीसरा और अदृश्य गठबंधन है वो है राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में, यानी महाराष्ट्र बीजेपी, जिसका नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अब इस गठबंधन के बारे में एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि हम मुंबई में मौजूद हैं। मुंबई में कुल मिलाकर 36 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 36 विधानसभाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से यहाँ पर केवल 26 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। ये क्यों उतारा है, इसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। बहरहाल पहले बात करते हैं एक ऐसे विधानसभा के बारे में जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस के बीच में जो गठबंधन है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दादर माहिम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब यहाँ पर राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को मैदान में उतारा है। ये पहली बार है जब राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ने वाले हैं और इसलिए राज ठाकरे ने माहिम दादर कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की दोस्तों अगर बात करें तो मुंबई में उनका एक अच्छा खासा ठीक ठाक जो वोटर बेस है वो मौजूद है। यहाँ पर मराठी मानुस की बात राज ठाकरे लगातार करते आए हैं और मुंबई में एक वोटर बेस लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे ने अपने बेटे के लिए माहिम दादर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना है तो शायद वो एक सेफ सीट के तौर पर अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर को लॉन्च करना चाहेंगे और शायद इसलिए उन्होंने यहाँ से ऐलान भी किया। लेकिन उनके सामने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में न केवल उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने एक प्रत्याशी दिया है, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से सदा सरवणकर, जो कि यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, 3 बार के यहाँ के विधायक हैं, वो भी मैदान में हैं। पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में बार बार मुलाकात हो रही थी। ऐसे में हमें लगा था कि शायद जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपने विधायक को कह देंगे कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, लेकिन सदा सरवणकर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो तीसरी जो लड़ाई है वो 3 पार्टियों के बीच में है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अमित ठाकरे, साथ ही साथ सदा सरवणकर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आते हैं, वो जो 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के साथ रहने के बावजूद इस सीट पर बीजेपी ने कहा है कि वो राज ठाकरे का, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का समर्थन करते हैं। यानी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, जिस एकनाथ शिंदे के बैनर के तले ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी सिटिंग एमएलए का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया है। उनकी कोशिश थी कि सदा सरवणकर अपने जो नामांकन है उसे वापस ले ले, लेकिन उसे वापस नहीं लिया गया है। अब इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि 26 जगहों पर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही है। 10 ऐसे सीट हैं जहां पर वो चुनाव नहीं लड़ रही है। इसमें कोलाबा का सीट है जहां पर राहुल नार्वेकर हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसमें मलाबार हिल का सीट है, यहाँ पर मंगल प्रभात लोढ़ा हैं भारतीय जनता पार्टी के। बांद्रा वेस्ट का सीट है, आशीष शेलार हैं भारतीय जनता पार्टी के। अंधेरी वेस्ट का सीट है, अमित साटम हैं भारतीय जनता पार्टी के। मलाड वेस्ट का सीट है, विनोद शेलार हैं, आशीष शेलार के भाई, भारतीय जनता पार्टी से। मुलुंड की सीट है, मिहिर कोटेचा हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुंबा देवी की सीट है, यहाँ पर शाइना एनसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गई हुई हैं। बाइकला का एक सीट है जहाँ से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की यामिनी जाधव हैं। अंधेरी ईस्ट का सीट है जहाँ से मुरजी पटेल हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से। और धारावी का सीट है जहाँ से राजेश खंडारे हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से। अब इन जगहों पर अगर आप देखेंगे तो अधिकांश सीट वो हैं
जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं जो मैदान में हैं और उनके सामने राज ठाकरे ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। हालांकि कई जगहों पर आप देखेंगे जहां पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी हैं वहां पर राज ठाकरे ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। आप यहां पर समझिए कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। दरअसल 2022 में जब महाराष्ट्र में सरकार बदली थी तब कई समीकरण महाराष्ट्र में बदल गए। देवेंद्र फडणवीस जो इस नई सरकार का आर्किटेक्ट अपने आप को समझते थे, उनको डिमोट कर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं धीरे धीरे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर हावी होने लगे। अब ये बात देवेंद्र फडणवीस लगातार देखते आए हैं और अब 2024 के इस विधानसभा चुनावों के बाद उनकी कोशिश ये है कि वो अपने आप को ताकतवर बनाए। ऐसे में अगर उन्हें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा तो उन्हें एकनाथ शिंदे को भी इन चेक रखना होगा और ये भी देखना होगा कि उनके जो विधायक हैं वो चुनकर आएँ। और यहीं पर कहीं ना कहीं वो राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम जगहों पर जहां पर वोटों का विभाजन हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान हो सकता है। वहां पर राज ठाकरे ने प्रत्याशी नहीं दिया है, खासतौर पर मुंबई में। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में लड़ाई है, वहां पर राज ठाकरे की पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है। यहां पर हो ये सकता है कि मराठी मानुस का जो वोट है उसका विभाजन हो सकता है, जिसका बीजेपी को फायदा हो या फिर कम से कम शिंदे और उद्धव ठाकरे को नुकसान हो। अब देवेंद्र फडणवीस की कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे को भी कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि अपना वर्चस्व, यानी देवेंद्र फडणवीस अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए राज ठाकरे का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन के तौर पर मैं आपको बताऊं, हाल ही में एबीपी माझा की ओर से या फिर एबीपी न्यूज़ की ओर से जब कॉन्क्लेव किया गया था और राज ठाकरे से पूछा गया था कि 23 नवंबर को वो क्या सोचते हैं कि क्या नतीजे आएंगे या किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तब राज ठाकरे की ओर से कहा गया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकार में एक हिस्सा रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बात देवेंद्र फडणवीस ने तो सुनी ही है, साथ ही साथ ये बात एकनाथ शिंदे ने भी सुनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में एक तरीके से साफ तौर पर आपको ये समझ में आता है कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत शुरू है और देवेंद्र फडणवीस भी राज ठाकरे की मदद कर रहे हैं कई सीटों पर, जैसे कि अमित ठाकरे की सीट है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो अमित ठाकरे के लिए प्रचार भी करेंगे। तमाम दूसरे सीटों पर भी इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं राज ठाकरे को देने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें राज ठाकरे को फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि 2019 में वो केवल एक सीट पर चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में अगर उन्हें अपना भविष्य आगे बढ़ाना है तो उन्हें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीते। साथ ही साथ अपने बेटे को भी वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी वो हाथ थाम रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा आप देखिए, हाल ही में चुनावों से पहले जो मुंबई के 5 टोल है उसे माफ़ किया गया। उस समय एकनाथ शिंदे जहां पर इसका क्रेडिट ले रहे थे, तो वहीं इनडायरेक्टली अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो देखा गया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज ठाकरे भी इसका क्रेडिट यहां पर लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से राज ठाकरे टोल के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और जब ये माफ़ एक्चुअली किया गया तो राज ठाकरे भी इसका क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। शायद ये बात एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तमाम कोशिशों के बावजूद, राज ठाकरे के साथ लगातार बातचीत के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के ओर से प्रेशर बनाए जाने के बावजूद उन्होंने राज ठाकरे के बेटे के सामने अपना एक प्रत्याशी उतारा है। इसके ज़रिए उनकी भी कोशिश है बीजेपी और साथ ही साथ राज ठाकरे को ये बताने की कि वो ताकतवर हैं। अब देवेंद्र फडणवीस इसलिए भी राज ठाकरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उनके सरनेम के आगे ठाकरे लगा हुआ है। वो मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर का भी मुद्दा उठाते हैं, हिंदुत्व की भी बात करते हैं और कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे की तरह उनका एक जो पॉलिटिक्स करने का नैरेटिव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जितना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है, शायद हो सकता है उतना ही ये खतरनाक है एकनाथ शिंदे के लिए, शिवसेना के लिए, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि हम बाला साहेब ठाकरे के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के एक पत्थर से दो निशान मारने की कोशिश है। एक तरफ राज ठाकरे के आने की वजह से ये उद्धव ठाकरे को भी कमज़ोर करना चाहते हैं और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए एक अदृश्य गठबंधन कहीं ना कहीं आपको मुंबई में नज़र आता है। तो भले ही राज ठाकरे की ओर से ये कहा जाए कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जगहों पर खिचड़ी बनी हुई है, इसका एक दूसरा उदाहरण यही है कि 6 पार्टियां इस बार दोस्तों मैदान में हैं। आमतौर पर 4 पार्टियों के बीच में, महाराष्ट्र में प्रमुख पार्टियों के बीच में चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार दो एनसीपी है, 2 शिवसेना है
और कांग्रेस है और बीजेपी है। तो 6 पार्टियां ये हो गई। ऐसे में राज ठाकरे की ओर से यहाँ पर आना और बीजेपी का इनडायरेक्ट समर्थन आने का मतलब ये होता है कि कई सीटों पर वोट जो हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे और बीजेपी इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने की कोशिश करते हुए नजर आएगी, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में किया था। तो ये एक अदृश्य कहीं ना कहीं गठबंधन है राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। अब क्या इस गठबंधन का फ़ायदा वाकई दोनों को होगा? क्या एकनाथ शिंदे को भी कंट्रोल में रखने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब होते हैं? क्या वो अपना वर्चस्व आगे बढ़ा सकते हैं? क्या राज ठाकरे अपने आप को पॉलिटिकली रिवाइव कर सकते हैं? और क्या इससे उद्धव ठाकरे को भी नुकसान होगा? ये तो 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ज़रिए महाराष्ट्र में कोशिश है पर्दे के पीछे गठबंधन बनाए रखने की, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, हंग असेंबली हो, तो राज ठाकरे का इस्तेमाल कर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सके, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें भी कंट्रोल में रखा जा सके। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जो नई जानकारी मेरे पास आई थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। नमस्कार।